मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर पढ़ रहे हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। कॉपी पेन पेंसिल निकाल लें ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आप लिख सकें। ठीक है, कॉपी पेन पेंसिल निकालिए और जो कैलकुलेट करना है ना वो कैलकुलेटर से नहीं करना है, वो मैनुअली कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर की इजाज़त तो होती नहीं है। तो मैनुअली कैलकुलेट करने पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। दीपक परचेज सम लेमन्स, ही परचेज 5 लेमन्स फॉर ₹7। परचेजिंग रेट दिया गया है और सेलिंग रेट दिया गया है। हमें बताना है कुल मिला के प्रतिशत फ़ायदा कितना हुआ। जल्दी ट्राई करें। क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 16 यही है। परचेजिंग रेट दिया हुआ है, 7 रुपये में 5 की दर से आइटम खरीदा गया। बेच दिया गया 3 रुपये में 2 की दर से। 2 इन ₹3 का मतलब यही हुआ ना। यह है परचेजिंग रेट। पी का मतलब हो गया परचेजिंग रेट, और एस रेट मतलब सेलिंग रेट। यह है परचेजिंग रेट, यह है सेलिंग रेट। हमें बताना है प्रतिशत फ़ायदा कितना। काम बहुत आसान है। देखिए आप क्या करें, इसमें आपको ये जानना जरूरी है ना कि पूंजी कितनी लगी। ठीक है, तो जल्दी बनाने के लिए आपको क्या करना है वो सीखे आप। परचेजिंग रेट वाले रुपए को सेलिंग रेट वाले नंबर से गुना कर दें। परचेजिंग रेट वाले रुपए को सेलिंग रेट वाले नंबर से गुना कर दें। तो 7 गुना 2 कितना हो गया? 14। तो आप समझ लिए 14 रुपया पूंजी लगी। ये है इन्वेस्टमेंट। बेचने के बाद कितना आया? ये कॉस्टिंग आ गया इतना। 14 रुपया पूंजी लगी, बेचने के बाद कितना मिला? तो सेलिंग रेट वाले रुपए को परचेजिंग रेट वाले नंबर से गुना करें। 3 गुना 5 15 रुपया। 14 लगाया व्यक्ति और 15 रुपया पाया। यह है इन्वेस्टमेंट। यह है कॉस्ट प्राइस, आप ऐसे समझे। और यह है सेलिंग प्राइस, आप ऐसे समझे। 14 लगाया और उसको बेचा 15 में, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि लगाई गई पूंजी, बेचने के बाद जो रकम हासिल हुआ और कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ, उन तीनों का रेशियो ये है। हमें क्या बताना है? प्रतिशत फ़ायदा कितना। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, यह प्रॉफिट इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो 100/14 मतलब 50/7, तो 7 और 1/7% का, इतने प्रतिशत का फायदा है। क्या किए? पूंजी कितनी लगी, बेचने के बाद कितना मिला, और कुल मिला के फ़ायदा कितना हुआ। इन 3 चीज़ों का रेशियो मिल गया, उसके बाद प्रतिशत फ़ायदा कैलकुलेट कर लिया। पूंजी कितनी लगी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेजिंग रेट वाले रुपए को सेलिंग रेट वाले नंबर से गुना करते हैं। बेचने के बाद कितना मिला? सेलिंग रेट वाले रुपए को परचेजिंग रेट वाले नंबर से गुना करते हैं। ये दोनों चीज़ अब मिल गया। ज़्यादा आया है मतलब फ़ायदा हुआ है, कम आया होता तो नुकसान होता। अब ज़्यादा आया है, कितना ज़्यादा है? 1 रुपया ज़्यादा है। तो 1 रुपया 14 रुपये का कितना प्रतिशत है? 1/14 का कितना परसेंट है? यही हमारा प्रतिशत फ़ायदा हो गया। अब थोड़ा इसको विस्तार से देखिए आप। 5 और 2 को देखते हुए मान लीजिए व्यक्ति 10 पीस आइटम खरीदा। 5 और 2 को देखते हुए मान लीजिए व्यक्ति 10 पीस आइटम खरीदा। 5 पीस खरीदता है तो पूंजी लगती है 7 रुपये। 10 पीस खरीदता है मान लीजिए तो पूंजी कितनी लगेगी? 5 का ये 2 गुना है। 10 में 5 से भाग देंगे 2 मिला, 2 को 7 से गुना कर देंगे तो हमें पता चला कि इस 10 पीस खरीदने में उसको 14 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ा। बेचने के बाद कितना मिलेगा? 2 पीस बेचता है तो 3 रुपया मिलता है। उसके पास बेचने के लिए 10 पीस है। 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 मिला, इस 5 को 3 से गुना कर देंगे तो बेचने के बाद मिला कितना? 15 रुपया। 14 लगाया, 15 रुपया पाया। 1 रुपया का मुनाफा है 14 रुपये की पूंजी में। प्रतिशत फ़ायदा कितना? तो 100 से गुना कर दिए। इसी को सॉल्व किए तो ये आंसर आ गया इतना।
बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दीजिए, ये 3 चीज़ का तो रेशियो देख ही रहे, इसमें एक चीज़ और शामिल कर लें, ये नंबर इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दें। तो इन 4 चीज़ों का रेशियो मिल गया। इसके द्वारा खरीदे गए आइटम्स की संख्या, लगाई गई पूंजी, बेचने के बाद प्राप्त राशि और कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ, इन 4 चीज़ों का रेशियो मिल गया। अब जब इन 4 चीज़ों का रेशियो मिल गया तो जो पूछा गया उसका जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए इसी में आपसे एक प्रश्न होता है कि यदि उसको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो बताइए वो कितना पीस आइटम खरीदा है। आप देख रहे हैं 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है तब ना, जब वो 10 पीस आइटम खरीदा है। यदि इस 1 की जगह 2 होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितना खरीदा, तो 10 की जगह 20 होगा। बात समझ रहे हैं? जब 4 चीज़ों का रेशियो पता चल गया और उनमें से किसी एक का एक्चुअल फिगर पता चल जाएगा तो बाकी का 3 भी एक्चुअल फिगर बता सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कब यूजफुल होगा? इन 4 चीज़ों का रेशियो मिल गया और प्रश्न के लास्ट में एक लाइन लिखा होता है, यदि उसको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ तो उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। यहाँ देख रहे हैं आप 1 रुपये का फ़ायदा तो 10 पीस खरीदा, यदि इस 1 की जगह 2 कर देंगे तो 10 की जगह 20 करना पड़ेगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये फ़ायदा मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये रेशियो मिल जाता है ऐसे मामले में। कैसे? नंबर ऑफ आइटम्स के लिए क्या किए, इन दोनों को गुना करके लिख दिए। लगाई गई पूंजी कैसे लाए, परचेजिंग रेट वाले रुपए को सेलिंग रेट वाले नंबर से गुना किए। बेचने के बाद कितना मिला, सेलिंग रेट वाले रुपए को परचेजिंग रेट वाले नंबर से गुना किए। और ज़्यादा आया है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट है वो यहाँ लिख दिए। अब प्रतिशत फायदा जो पूछा गया वो बता दीजिए। मान लीजिए आपसे एक आ जाए कि यदि वो 50 पीस आइटम खरीदा तो उसकी पूंजी कितनी लगी। देखिए 10 पीस आइटम खरीदा है तो 14 रुपया पूंजी लगा रहा है, इसकी जगह 50 कर देंगे, 5 गुना कर देंगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 70 रुपया उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में ख्याल रखिए इन 4 चीज़ों का रेशियो मिल गया तो किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होगा तो बाकी का 3 हम फिर फाइंड आउट कर लेंगे। ये 4 चीज़ का रेशियो कैसे आया फिर से समझना है। नंबर कैसे लाए, इन दोनों को गुना करके लिख दिए। ये कैसे आया, इसको इससे गुना किए। ये कैसे आया तो इसको इससे गुना किए। और ये कैसे आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किए। तो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट लिखे। मान लीजिए सेलिंग प्राइस कम होता तो यहाँ लॉस होता, है ना। ये है 16 का जवाब। फटाफट बना सकते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद ही देख लें आप। और ज़रूरी रफर कितना सही है, यही आपके लिए ज़रूरी रफर। ये क्यों समझा है, क्योंकि प्रश्न तरह तरह का हो सकता है, उन सारे तरह के प्रश्नों को हैंडल करने के लिए जानना जरूरी है। कैसे मामले में हमें इन 4 चीज़ों का रेशियो मिल जाता है पलक झपकते के साथ ही। और 4 चीज़ों का रेशियो मिल गया, कोई एक पता है तो बाकी का 3 बता सकते हैं। 16 का जवाब था। 17 में आ जाइए। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तरह तरह का उपाय हो सकता है, लेकिन हम आपको वो उपाय ही बता रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 17 16 की तरह है, बस अंतर यह है कि 16 में प्रॉफिट का केस था, यहाँ क्या है, लॉस का केस है। पूछा भी जा रहा है परसेंटेज लॉस कितना हुआ है ये बता दें। ये परचेजिंग रेट है और ये सेलिंग रेट है। तो हम आपको बताएं, इसको देख के हमें 4 चीज़ों का रेशियो मिल जाता है। नंबर, लगाई गई पूंजी, बेचने के बाद प्राप्त राशि और जो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो, है ना। तो ये चीज़ के लिए इन दोनों को गुना कर दें, इसके लिए इसको इससे गुना कर दें, इसके लिए इसको 13 को 7 से गुना कर दें। इस बार कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर होता है लॉस, तो ये 8 रुपये का नुकसान है। अब हमें बताना क्या है, प्रतिशत नुकसान कितना है। तो ये जो नुकसान है ये क्रय मूल्य का
लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है, 899 का कितना परसेंट है, जो भी लॉस हुआ है वो लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है, परसेंटेज लॉस का लाएगा। 800/99 आ गया, तो 99 इंटू 8 और 8/99, यही आंसर हो गया, यही है परसेंटेज लॉस। इन चार चीज़ों का रेशियो मिल गया, उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, लगाई गई पूंजी, बेचने के बाद प्राप्त राशि, चूंकि सेलिंग प्राइस कम आया कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस वाली जो रकम है, इन चारों का रेशियो मिल गया। इनमें से कोई एक पता चल जाएगा, ये रेशियो है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये क्या है, रेशियो है। यदि इनमें से किसी एक के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज आ जाएगा कि ये फिगर है इतना, तो बाकी का 3 बता देंगे। मान लिया प्रश्न में ये दिया रहा है कि लॉस वाली कुल रकम है 16 रुपये, तो उसके द्वारा खरीदे गए आइटम्स की संख्या कितनी है। आप देख रहे हैं 8 रुपये का नुकसान हुआ है, कब, जब 77 पीसेस खरीदा गया है। नुकसान यदि 16 रुपीज़ का है, इसका डबल है, तो इसका मतलब इसका डबल, 77 का डबल कितना, 140 और 14 और 154 पीसेस खरीदा गया। 75 का डबल 150 और 2 का डबल 4, 154 पीस खरीदा गया। ठीक है, तो आप मेरा जो इशारा है उसको समझ रहे होंगे। लेकिन रही बात इस प्रश्न के जवाब की, तो ये ऐसे बना दी। हाँ, देखिए आप ये कैसे लाए, पहले तो ये समझना ये 77 कैसे आया। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिए, नंबर ऑफ आइटम्स, पूंजी कितनी लगी, तो परचेजिंग रेट वाले रुपए को सेलिंग रेट वाले नंबर से गुना कर दिए। ये कैसे लाए, सेलिंग प्राइस वाला, सेलिंग रेट वाले रुपए को परचेजिंग रेट वाले नंबर से गुना किया, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 है ये 91। और ये कैसे आया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर है लॉस। इन चार चीज़ों का ये रेशियो है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ख्याल रखिएगा, रेशियो है। लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा कि परसेंटेज लॉस पूछा गया है, तो जो भी लॉस हुआ है 8 रुपीज़, वो लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है। और ये सब आया कैसे, तो देखिए आप एज्यूम कर सकते हैं कि मान लिए एक ऐसा फिगर जो 7 और 11 से परफेक्टली डिविजिबल हो, तो 77 मान लिए कि 77 पीसेस आइटम खरीदा गया, 7 पीस में पूंजी लगती है इतनी रुपए, तो 77 पीसेस में कितनी पूंजी लगेगी, 77 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 मिलेगा, तो 11 इंटू 9 99 हो गया। मान लिए कि वो 77 पीस खरीदा, तो पूंजी लगाया कितना 99, बेचने के बाद कितना मिलेगा, 11 पीस बेचता है तो 13 रुपीज़ मिल जाता है, 77 पीसेस बेचने के लिए है उसके पास, जो कि 11 का 7 टाइम्स है, तो 7 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो गया 91 हो गया। 99 लगाया 91 पाया, 8 का लॉस हो गया। जो भी लॉस हुआ है वो लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है, सॉल्व कर दिए। ठीक है, 17 था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। 16 और 17 एक ही तरह का प्रश्न था। 16 में प्रॉफिट का केस था, 17 लॉस का केस था। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। ये जो असाइनमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका एक एक क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद यदि 200 क्वेश्चन आप अलग से सॉल्व कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो फिर प्रॉफिट और लॉस के किसी भी प्रश्न में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है। प्रश्न यदि इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होगी तो हिंदी वाले हिस्से को देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 की दर से एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 की दर से 100 टॉफ़ी खरीद लिया, फिर 1 रुपये में 5 की दर से 200 टॉफ़ी खरीद लिया और इन सभी टॉफ़ियों को मिला दिया तो 300 टॉफ़ी हो गई उसके पास बेचने के लिए, और इन 300 टॉफ़ियों को 1 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। अब प्रश्न आपसे क्या है, इस पूरे मामले में उसका प्रतिशत फ़ायदा कितना रहा। अब ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि उसकी पूंजी कितनी लगी, फिर बेचने के बाद कितना आया। ज़्यादा आया तो प्रॉफिट हुआ, कम आया तो नुकसान हुआ। प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट है वो लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है, परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि लॉस हुआ है तो जो लॉस है वो लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यह देखें कि ये पूंजी कितनी लगाया। देखिए आप 10 टॉफ़ी की कीमत 1 रुपया, तो 100 टॉफ़ियों की कीमत कितनी होगी। इस 100 में आप 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप यहाँ लिख देते हैं 10 टॉफ़ियों की कीमत है 1 रुपया, तो 100 टॉफ़ियों की कीमत कितनी होगी, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। 10 टॉफ़ी की कीमत 1 रुपया, तो 100 टॉफ़ी की कीमत इतनी, तो 100 में 10 से भाग दिए, 10 आया, 10 को 1 से गुना किए तो 10 रुपया। लेकिन ये काम अलग से यहाँ ना लिखने की बजाय आप क्या करें, मेंटली सोचें कि 100 में 10 से भाग दिए तो 10 आया, 10 को 1 से गुना किए, है ना। 100 में 10 से भाग दिए तो 10 आया, 10 को इस 1 से गुना किए तभी तो ये 10 आया। यहाँ 2 होता तो 20 आ जाता। तो लगाई गई पूंजी यहाँ कितनी, तो यहाँ उसकी पूंजी लगी 10 रुपये। अब 1 रुपये में 5 की दर से 200 टॉफ़ी खरीद रहा है, तो 200 में 5 से भाग देंगे तो 40 आया, 40 को 1 से गुना किए, 200 डिवाइडेड बाई 5, 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 40। तो यहाँ उसका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है 10 रुपीज़ और यहाँ इन्वेस्टमेंट है उसका 40 रुपीज़। तो इस प्रकार से उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 40 और 10 50 रुपीज़। अब हम ये देखें कि बेचने के बाद कितना मिला। 4 पीस बेचता है तो 1 रुपया मिलता है, इतना पीस बेचेगा तो कितना मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 300 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 75 आया, 75 को 1 से गुना किए तो आपको पता चला बेचने के बाद मिला 75 रुपीज़। 50 लगाया और 75 पाया है, 50 लगाया और 75 पाया, मतलब 25 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है। कहाँ से आया 25, 75 माइनस 50 किए, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है कितने की पूंजी में, 50 के इन्वेस्टमेंट के बाद। प्रतिशत फायदा बताना है, 100 के संदर्भ में मामले को रखना है। तो जवाब है 50%, यही है प्रतिशत फायदा। ये कैसे लाए, 10 टॉफ़ी की कीमत 1 रुपया, तो 100 टॉफ़ियों की कीमत होगी 10 रुपये। ये कैसे लाए, 5 टॉफ़ियों की कीमत है 1 रुपया, तो प्रश्न उठता है 200 टॉफ़ियों की कीमत कितनी। ये कैसे है, देखिए आप यहाँ लिख देते हैं 4 टॉफ़ियों की कीमत है 1 रुपया, 4 टॉफ़ियों की कीमत, 4 टॉफ़ियों को बेचा 1 रुपये में, तो 300 टॉफ़ियों को कितने में बेचा। तो एक प्रश्न के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा प्रश्न होता है और इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको पता है तभी इस बड़े प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की टॉफ़ियाँ थी। पहले वाले में पूंजी इतनी लगी, दूसरे वाले में इन्वेस्टमेंट इतना है, कंबाइंड इन्वेस्टमेंट इतना है, कुल मिला के बेचने के बाद इतना मिला। ठीक है, ज़्यादा आया, फ़ायदा हुआ है। तो 25 का प्रॉफिट है 50 के इन्वेस्टमेंट के बाद, 100 में ये प्रॉफिट कितना, प्रतिशत फायदा कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, याद है ना, बताया गया। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी प्रॉफिट है वो लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है, परसेंटेज प्रॉफिट कहलाता है, पिछली क्लास में बताया। और परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी लॉस हुआ है वह लॉस लगाई गई पूंजी का कितना परसेंट है, परसेंटेज लॉस कहलाता है ना। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें 2 तरह की टॉफियाँ थी, 2 की बजाय 4 तरह की भी टॉफियाँ हो सकती है, बनाएंगे ऐसे ही। चारों में पूंजी कितनी लगी, बेचने के बाद रकम कितना इकट्ठा हुआ, ज़्यादा आया है तो फ़ायदा हुआ है, कम आया तो नुकसान हुआ है। फिर प्रतिशत फायदा प्रतिशत नुकसान वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करके आप प्रतिशत फायदा प्रतिशत नुकसान तक पहुँच सकते हैं। तो 18 का जवाब था। अब आ जाइए 19 नंबर में।
क्वेश्चन नंबर 19 बनाना था आपको। प्रश्न क्या है, 832 में किसी आइटम को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है वह प्रॉफिट बराबर है उस लॉस के जब उसी आइटम को 448 में बेचने के बाद जो लॉस होता है। पहला चीज़ तो यहाँ इसमें ये सोचना है आपको कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर होता है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये होता है प्रॉफिट। तब जब 832 में वस्तु को बेचा गया तो प्रॉफिट कितना हुआ, इतना हुआ 832 माइनस कॉस्ट प्राइस। जब 448 में उसी वस्तु को बेचा गया तो लॉस कितना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस माइनस 448। बस में ये जानकारी दी गई कि यहाँ जो प्रॉफिट है और यहाँ जो लॉस है ये बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर का साइन लिख दिए। यहाँ जो प्रॉफिट है और यहाँ जो लॉस है वो बराबर है, तो बराबर का साइन रख दिए। अब देखिए आप, ये जो सीपी है माइनस सीपी इसको इधर ले आएंगे तो प्लस सीपी हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं अगला जो स्टेप होगा हमारा वो ऐसा आ जाएगा। अगला जो स्टेप है हमारा वो ऐसा आ जाएगा, ये माइनस सीपी इधर आ जाएगा, प्लस सीपी हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो नंबर वाले फिगर को राइट साइड लिख देते हैं और ये सीपी प्लस सीपी इधर आ गया। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस का दो गुना 2 सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस का 2 गुना बराबर है इतना। मतलब ये जो दोनों सेलिंग प्राइस का सम है वो कॉस्ट प्राइस का डबल है। तो कॉस्ट प्राइस कितना, तो इसको जोड़ करके आधा कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1280 है उसका आधा कर दी 640, कॉस्ट प्राइस मिल गया। फिर आगे प्रश्न है कि यदि इसी आइटम को 50% प्रॉफिट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार, इसी में आगे लिखा हुआ है यदि इसी आइटम को 50% प्रॉफिट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 50% प्रॉफिट में बेचना मतलब कॉस्ट प्राइस के 150% में बेचना। अब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, यह है कॉस्ट प्राइस। 50% प्रॉफिट में बेचना मतलब कॉस्ट प्राइस के 150% में बेचना, ये हमारा आंसर होगा। और 50% प्रॉफिट में बेचना मतलब 1.5 गुना में बेचना। 640 का 1.5 गुना कितना, तो 960। आप चाहें तो इसको कैंसिल करके भी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ख्याल रखिए आप, प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी चीज़ का यूज किए। 832 में किसी वस्तु को बेचने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, तो 832 माइनस सीपी, ये प्रॉफिट हो गया। और 448 में बेचने के बाद लॉस कितना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस माइनस 448। इससे हम आगे ये पता चला, और फिर आगे हमें यही सारा मिला कि ऐसे मामले में जो कॉस्ट प्राइस होगा दोनों सेलिंग प्राइस के सम का आधा होगा। तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ दिए, उसका आधा किए, तो ये मिल गया कॉस्ट प्राइस। 50% प्रॉफिट में बेचना है तो कॉस्ट प्राइस के 150% में बेचेंगे। 40% प्रॉफिट में बेचना है तो कॉस्ट प्राइस के 140% में बेचेंगे। 60% प्रॉफिट में बेचना होगा तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके 160% में बेचेंगे। ये पिछली क्लास में सीखे ही आप, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब था। अब आप 20 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, ऐसा ही है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, ऐसा ही है कि 900 में किसी वस्तु को बेचने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस लॉस का दोगुना है जो उसी वस्तु को 600 में बेचने के बाद होता है। 900 में बेचने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस लॉस का डबल है जब वस्तु को 600 में बेचने के बाद जो लॉस होता है। प्रॉफिट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और लॉस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यह जो प्रॉफिट है ये दोगुना है इस लॉस का। यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो दोगुना है किसका, यहाँ जो लॉस हो रहा है उसका। तो अब आप लिख सकते हैं, देखिए आप 900 माइनस CP बराबर है 2CP माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए माइनस CP इधर आ जाएगा तो 3CP हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 3CP बराबर है 900 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद वाला जो अगला स्टेप है, और फिर आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कितना हो गया 900 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 2, इतना को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 2100 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो आपको ये पता चला कि ये हो गया 700, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, ये तो कॉस्ट प्राइस तक पहुँचे। हमें बताना है कि यदि 40% फायदे पर बेचें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब आगे क्या करेंगे, 700 कॉस्ट प्राइस है, 40% प्रॉफिट पर बेचना है तो कॉस्ट प्राइस के 140% में बेचना होगा। किसी भी वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बेचना है तो कॉस्ट प्राइस के 140% में बेचना होगा। तो यह है वो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस जो हम ढूंढ रहे हैं, कितना 980, यही आंसर होगा। अब इसमें काम की बात क्या सीखने को मिली, यदि जो प्रॉफिट है वो लॉस का दोगुना है, यदि वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट है वो दोगुना है लॉस का, तो आप क्या करेंगे, लॉस वाले केस का जो सेलिंग प्राइस है उसका दोगुना पहले वाले सेलिंग प्राइस में जोड़ेंगे और भाग देंगे किससे, 3 से। यदि लॉस जोड़ा है, यदि प्रॉफिट जो है वो लॉस का दोगुना है तो लॉस वाले केस का सेलिंग प्राइस का दोगुना इसमें पहले वाले सेलिंग प्राइस में जोड़ दिया और भाग दिया कि किससे, 3 से, तो सीधा कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाएंगे। मतलब प्रश्न पढ़ने के बाद सीधा आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लें, 600 गुना 2 1200, 1200 900 2100 में भाग दिए 3 से 700। अब उसके बाद ये स्टेप अपना लीजिए, समझ रहे। दूसरा उपाय भी था, क्या था वो देखिए, 900 में से ये 600 घटा दें, बचा कितना 300, बचा कितना 300, और आपको बताया कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का दोगुना है, तो इस 300 को इस रेशो में बांट दें, तो 200 और 100 है। यहाँ तक ठीक है। तो आपको ये पता चला कि जब उसको लॉस हुआ तो 100 रुपये का लॉस हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लॉस हुआ तो 100 रुपये का लॉस हुआ, मतलब 600 में बेचा तो लॉस हुआ था, 600 में बेचा और 100 का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस है 700। लॉस वाली जो रकम है उसमें सेलिंग प्राइस जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस मिल गया। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, तो आपको मिल गया ये 700, ये 100 और 600 जोड़ दिए तो 700 मिल गया, ये कॉस्ट प्राइस है। फिर आगे का रास्ता यही है, 700 का 140% कैलकुलेट कर लें। और यदि इस प्रॉफिट का यूज़ करना चाहते हैं तो भी आइए, ये 900 में बेचा 200 का फ़ायदा है, तो 900 माइनस 200 700। अब 700 कॉस्ट प्राइस जान गए तो 700 का 140% कैलकुलेट कर लें। ये वाला तरीका भी आपके लिए कारगर तब होगा जब ये जहाँ ये डिफरेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान है और दिए गए डिफरेंस को इस रेशियो में बांटना जब बहुत आसान है तो वहाँ आप ऐसे चलें, लेकिन जहाँ ये चीज़ सुविधा नहीं है वहाँ आप ऐसे चल लें, ठीक है। तो यहाँ क्या किए, डिफरेंस ले लिए इन दोनों सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट जो है वो लॉस का दोगुना है, तो इस रकम को इस रेशियो में बांट दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ ये पता चल गया। 900 में बेचने के बाद 200 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 700 कॉस्ट प्राइस था, और 600 में बेचने के बाद 100 का लॉस हुआ है, तो 700 कॉस्ट प्राइस है, तब भी फिर आगे जवाब दे सकते हैं। तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए, जहाँ डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन इजीली संभव है, वहाँ ऐसे चलना पड़ेगा। तो सवाल में जो भी डेटा दिया हुआ है उसको देख करके जल्दी तय करना पड़ता है कि ऐसे प्रश्न में हमें करना क्या है। और ये तरीका ये भी आसान है कि जब आप देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस का डबल है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का डबल है, तो ऐसी अवस्था में लॉस वाले केस का जो सेलिंग प्राइस है उसका दोगुना पहले वाले सेलिंग प्राइस में जोड़ दीजिए और भाग देना है किससे, 3 से। यदि जो प्रॉफिट है
वो लॉस का 3 गुना होता, तो लॉस वाले केस का जो सेलिंग प्राइस है उसका 3 गुना पहले वाले सेलिंग प्राइस में जोड़ करके 4 से भाग देते। समझ रहे? तो बनाते बनाते अपना तरीका डेवलप करें, इसको कस्टमाइज करें और फिर प्रश्नों का जवाब पूरी फुर्ती के साथ दें। तो ये था 20 का जवाब। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। 16 से 20 में कोई दिक्कत हो तो बताइए। 16 से 20 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड प्रश्न है, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो कुछ सैंपल क्वेश्चन देख लें आप डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड, फिर उसके बाद दिए गए प्रश्नों के जवाब में आएंगे। मान लीजिए एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह, सैंपल क्वेश्चन है ना, फिर उसके बाद जो संबंधित क्वेश्चन है उसमें आएंगे। एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है। एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है और कस्टमर से कहता है कि कॉस्ट प्राइस पर वस्तु बेच रहा है। मतलब कस्टमर को समझाता है कि मैं 100 ग्राम सामान आपको दे रहा हूँ और आप जो मुझे पैसे देंगे, इन पैसों से मैं होलसेलर के पास से 100 ग्राम ही सामान खरीद के ला पाऊँगा। ये दुकानदार कस्टमर को समझाता है कि मैं 100 ग्राम को 100 ग्राम में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। कस्टमर पूछा कैसे? दुकानदार बताया कि मैं आपको 100 ग्राम सामान दे रहा हूँ और आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं ना, इन पैसों से मैं होलसेलर के पास से 100 ग्राम ही सामान खरीद के ला पाऊँगा। मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रहा, मैं 100 ग्राम को 100 ग्राम में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है? ये जो दुकानदार है कस्टमर से झूठ बोल रहा है। रियलिटी ये है कि अपने स्टॉक से वो 90 ग्राम निकाला और उसी 90 ग्राम को 100 ग्राम कह के बेच दिया है। ये कर रहा है ऐसा कि 90 ग्राम को 100 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है, कह रहा है ऐसा कि 100 को 100 बना रहा है, ऐसा वो कह रहा है लेकिन कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो कोई 90 को यदि 100 में कन्वर्ट कर रहा है तो 10 ग्राम का प्रॉफिट है उसको 90 ग्राम के इन्वेस्टमेंट के बाद। पूंजी तो यही है ना 90 ग्राम,
90 ग्राम पूंजी लगाया और 10 ग्राम का मुनाफा अर्न किया। तो प्रतिशत फायदा की बात करें मतलब 100 के संदर्भ में बात करना है तो गुना करना पड़ेगा 100 से। सॉल्व करेंगे तो 100/9 11 and 1/9% हो जाएगा। यही है इसका प्रतिशत फायदा। अब ऐसा ही एक प्रश्न और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है और कस्टमर से कहता है कि कॉस्ट प्राइस पर वस्तु बेच रहे हैं। कस्टमर को समझाता है कि मैं जो आपको 100 ग्राम सामान दे रहा हूं और आप इसके बदले में जो मुझे पैसे देंगे, इन पैसों से मैं होलसेलर के पास से 100 ग्राम ही सामान खरीद के ला पाऊंगा। कस्टमर को समझाता है कि मैं 100 ग्राम को 100 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन कर क्या रहा है, 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम का वाट इस्तेमाल कर रहा है। 80 ग्राम सामान लिया दुकान से और उसी को 100 ग्राम कह करके बेच दिया। असल में यह दुकानदार 80 ग्राम को 100 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। प्रतिशत फायदा चाहिए हमें। 20 ग्राम का मुनाफा है 80 ग्राम के इन्वेस्टमेंट में, पर 100 कितना, प्रति 100 कितना, तो गुना किए 100 से। तो जवाब यही है। कितना आ जाएगा, तो 1/4 और ये 100 है तो 25% हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़े। एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है और कस्टमर से कहता है कि 5% लॉस पर वस्तु बेच रहे हैं। मतलब कस्टमर को समझाता है कि 100 को 95 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 ग्राम को 95 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम का वाट इस्तेमाल कर रहा है और कस्टमर को कहता है 5% लॉस पर बेच रहे हैं। कस्टमर को समझाता है कि मैं आपको 100 ग्राम सामान दे रहा हूँ और आप जो मुझे पैसे देंगे ना, इस पैसे से मैं होलसेलर के पास से बस 95 ग्राम ही सामान खरीद के ला पाऊंगा। मैं 100 ग्राम को 95 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी अलग है। झूठ बोला है दुकानदार। दुकानदार क्या कर रहा है, 90 ग्राम को 95 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ऐसा और बोल रहा है ऐसा कि 100 को 95 में कन्वर्ट कर रहे हैं। कर रहा है ऐसा, 90 को 95 ग्राम में कन्वर्ट किया तो 5 ग्राम का प्रॉफिट है, अभी भी प्रॉफिट है। इसको 90 को 95 बना दिया। 90 ग्राम के इन्वेस्टमेंट में प्रति 100 कितना, प्रति 100 कितना, जवाब है इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया तो 50/9 इतना हो गया। 5 ग्राम का प्रॉफिट है 90 ग्राम के इन्वेस्टमेंट में, तो 100 में कितना, तो 50/9, तो 9 × 5 45, बच गया 5, तो 5 and 5/9% का प्रॉफिट है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही। एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है और कस्टमर से कह रहा है कि 20% लॉस में बेच रहे हैं। मतलब कस्टमर को समझा रहा है कि 100 को 80 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम का वाट इस्तेमाल कर रहा है और कस्टमर को कह रहा है कि 20% लॉस में बेच रहे हैं। मतलब कस्टमर को समझा रहा है कि 100 को 80 बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी है 90 को 80 बना रहा है। इस बार इसको नुकसान है, 90 को 80 बना रहा है मतलब कम कर रहा है ना, नुकसान है। अब प्रतिशत नुकसान चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 का नुकसान है 90 के इन्वेस्टमेंट के बाद, 100 में ये नुकसान कितना, तो जवाब है 11 and 1/9% का लॉस है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है और कस्टमर को कहता है कि 10% प्रॉफिट पर वस्तु बेच रहे हैं। मतलब कस्टमर को समझाता है कि 100 को 110 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको बताना है यहाँ पर इस दुकानदार का वास्तव में प्रतिशत फायदा कितना है। हर प्रश्न में क्या बताना है कि वास्तव में हो क्या रहा है, कितने प्रतिशत का फायदा है, कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। तो ये देखिए, ये कर क्या रहा है, 90 को 110 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। फायदे में है, 20 ग्राम का फायदा है 90 ग्राम में, इसलिए 100 में ये फायदा कितना, तो जवाब है 200/9। 9 × 2 18, 2 9 × 2 18 एंड 2/9%। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ इसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है इसी का इस्तेमाल करना है आपको दिए गए प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देखिए। अब आप इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का वाट इस्तेमाल कर रहा है
और कस्टमर से क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वाट इस्तेमाल कर रहा है ये दुकानदार, कस्टमर से कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर वस्तु बेच रहे हैं। मतलब कस्टमर को क्या समझा रहा है, 1000 को 1000 ग्राम में ही कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये 800 ग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आप इसके 2 जीरो को कैंसिल भी कर सकते हैं कि 8 को 10 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है, तो काम और आसान हो जाएगा। लेकिन चलिए 200 ग्राम का बेनिफिट है 800 ग्राम के इन्वेस्टमेंट के बाद, परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो गुना कर देंगे 100 से। जवाब है कितना, 25%। यही आंसर होगा, यही है परसेंटेज प्रॉफिट। तो जो जरूरी रफ वर्क है वो यही है। आप इसका रेशियो लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए 800 को 1000 बना रहा है ना, मतलब 8 को बना रहा है 10, तो आपका कैलकुलेशन ऐसा होगा, 2 का फायदा है 8 में, तो 100 में कितना, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 25%, तो काम और इजी हो जाएगा। 21 का जवाब था। 22 नंबर में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसा ही है। एक दुकानदार 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है और कस्टमर से कहता है 10% प्रॉफिट वो बेच रहे हैं। तो 20 का 10% होता है 2, 20 का 10% कितना, 2, तो 2 ऐड कर दें। तो कस्टमर को समझाता है कि 20 को 22 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कहाँ से 2 लाए, 20 का 10% होगा 2, तो ये 2 इसमें ऐड कर दिए। दुकानदार कस्टमर को समझाता है कि 20 ग्राम को 22 ग्राम बना रहे हैं, कि आपको 20 ग्राम सामान देंगे, आप जो मुझे पैसे देंगे, इन पैसों से मैं होलसेलर के पास से 22 ग्राम ला करके दुकान में रख पाऊंगा। लेकिन कर क्या रहा है, 20 को 22 नहीं बना रहा है, कह रहा है ऐसा, कर रहा है ऐसा, 16 ग्राम को 22 ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। 6 ग्राम का फायदा है 16 ग्राम के इन्वेस्टमेंट के बाद। 100 में ये फायदा कितना है, यही सॉल्व करना है। तो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है 4 से, 37.5%, यही आंसर हो। 37.5% का फायदा हो रहा है ना। 3/8 आया, और ख्याल रखिएगा 3/8 का मतलब ये होता है, 3/8 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 3/8 फ्रैक्शन में है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 37.5% होता है। वजह यह है कि वो देखिए 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 3/8 है, इस 1 का 3 टाइम्स है 3, तो इसका 3 टाइम्स हो गया। तो जैसे ही ये 3/8 आया
तो आपको समझ जाना है कि ये 37.5% हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाए, 23 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 में आ गए, है ना। जवाब आपका सही है। देखिए आप, एक दुकानदार 100 ग्राम की जगह 75 ग्राम का ही वाट इस्तेमाल करता है। लिखा हुआ है 25% कम वजन का इस्तेमाल करता है, और कस्टमर से कहता है कि 20% का प्रॉफिट ले रहा है। मतलब कस्टमर को समझाता है 100 को 120 में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कर रहा है ऐसा 75 को 120 में कन्वर्ट कर रहा है। तो 45 ग्राम का प्रॉफिट है 75 ग्राम के इन्वेस्टमेंट के बाद। ये 45 कहाँ से आया? 120 में से 75 घटा लिए। 45 ग्राम का प्रॉफिट है 75 के इन्वेस्टमेंट के बाद, तो 100 में ये फ़ायदा कितना है? ये तो ये इसको कैंसिल कर दे, 25 से कैंसिल करते तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 4 और 3 इंटू 15 45। तो 15 इंटू 4 कितना? तो जवाब है 60%। यही आंसर होगा, यही है उसका प्रतिशत फायदा। सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब मिल गया। 24 में आ जाइए, 24 नंबर बनाए।
क्वेश्चन नंबर 24 बनाना था। जवाब आप जो दे रहे हैं बिल्कुल सही है। एक दुकानदार 100 सेंटीमीटर की जगह 90 सेंटीमीटर स्केल इस्तेमाल करता है। मतलब 100 सेंटीमीटर कपड़ा किसी को देना है तो 90 सेंटीमीटर ही मेजर करके दे देता है और कहता है यही 100 सेंटीमीटर है। दूसरी ओर ये कहता है कस्टमर को कि 20% लॉस पर बेच रहे हैं। मतलब कस्टमर को समझाता है कि 100 सेंटीमीटर को 80 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कस्टमर को समझाता है कि 100 सेंटीमीटर आपको कपड़ा दे रहे हैं और इस कपड़े के बदले में जो आप मुझे पैसे देंगे, इन पैसों से मैं होलसेलर के पास से 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा खरीद के ला पाऊंगा। कस्टमर से झूठ बोलता है कि 100 को 80 में कन्वर्ट कर रहे हैं, कर रहा है ये 90 को 80 में कन्वर्ट। नुकसान है, लेकिन उतना नहीं नुकसान है जितना ये बता रहा है। 100 को 80 में 90 को 80 में कन्वर्ट करना मतलब 10 का नुकसान है 90 में। परसेंटेज नुकसान की बात करें तो 10/90 मल्टीप्लाई बाय 100/9 मतलब 11 and 1/9%। तो यही आंसर हो, 11 and 1/9%। एग्जैक्टली यही चाहिए ऑप्शन में। नहीं मिलेगा तो आंसर मार्क करेंगे नन ऑफ दीज। 11.1/9% चाहिए। किस ऑप्शन में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में 11 and 1/9% का नुकसान हो रहा है तो सेकेंड ऑप्शन में है ना, तो आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, यही जवाब था। हर्षित जी का यही जवाब है, विदुषी जी का भी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए, 25 नंबर में आ जाए। देखिए, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है और वस्तु बेचते वक्त 10% की बेईमानी करता है। कुल मिला के उसको कितने प्रतिशत का फायदा होता है। अब यहाँ पर जो बेईमानी है दो तरह की। एक तो हो गया तौल में बेईमानी। दिए गए इस प्रश्न में तौल में बेईमानी का जिक्र नहीं है, तो हम ये नहीं समझेंगे कि ये तौल में बेईमानी हो रही है। तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि 100 रुपया लगाया व्यक्ति और 110 रुपये का सामान खरीद लिया 10% ज़्यादा का, और फिर बेचते वक्त 10% की बेईमानी क्या, 10% ज़्यादा कीमत में बेच दिया। इसका 10% कितना होगा 11। तो 110 का 10% होगा 11, तो 11 ऐड कर देंगे तो 121 हो गया। कुल मिला के इसका प्रतिशत फायदा कितना होगा, 100 लगाया और 121 पाया, तो आप कहेंगे 21% का फायदा हो गया। ठीक है, तौल में बेईमानी लिखा होता तो बात अलग हो जाती। अगला जो प्रश्न है 26 नंबर, उसमें तौल में बेईमानी का जिक्र है, आएंगे उसमें। लेकिन फिलहाल जो 25 है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि तौल में बेईमानी हो रहा है। तो हम ऐसे चलेंगे, 100 लगा के 110 का सामान खरीद लिया 10% ज़्यादा का। ये कहाँ से लाए, 100 में 100 का 10% कितना होगा 10, तो जोड़ दिए तो इतना हो गया। और फिर 110 का 10% इसमें जोड़ दिए तो इतना हो गया। कुल मिला के उसका फ़ायदा कितना, 21% का। तो इस प्रश्न को जिसमें तौल में बेईमानी का जिक्र ना हो, बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप सीधा ऐसे लिख सकते थे 10 + 10 + 10 × 10/100 कितना, तो ये 20 हो गया और ये 1, तो 21%। मान लीजिए प्रश्न में ऐसा होता कि वस्तु खरीदते वक्त 20% की बेईमानी करता है, वस्तु बेचते वक्त 20% की बेईमानी करता है, तौल में बेईमानी की बात नहीं हो रही, तो कुल मिला के इसका प्रतिशत फायदा कितना।
तो 2 बार 20% किसी फिगर को बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। सीखे है ना? किसी फिगर को 2 बार x% बढ़ा देंगे तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? मान लीजिए प्रश्न में होता कि वस्तु खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है और वस्तु बेचते वक्त 20% की बेईमानी करता है, तो इसका कुल मिला के प्रतिशत फायदा कितना? तो जवाब क्या होता? 10 + 20 + 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो जवाब कितना? 32%, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि तौल में बेईमानी हो रही, तो सीधा आप उसको ऐसे बनाएंगे। हाँ, जब तौल में बेईमानी की बात आएगी तो बात बदल जाएगी। जैसे अगले प्रश्न में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, 26 बनाइए। इसमें स्पष्ट रूप से जिक्र है कि वो तौल में बेईमानी खरीदता है खरीदते वक्त, तौल में बेईमानी करता है बेचते वक्त, जिस रेट से खरीदता है उसी रेट से बेच देता है। इसका कुल मिला के गेन परसेंट कितना है ये बताना है। आप लोग को ये पेपर टेलीग्राम पर फिर से भेजें। इसमें जो ऑप्शंस में त्रुटि थी पिछली क्लास में जो दिख रहा था, उसको दूर करने के बाद वो फिर से आपको भेजें। तो पिछला जो पेपर है उसको आप डिलीट कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और जो फ्रेश वाला ये दिए हैं इसी को रखिएगा। फिर आगे इसमें कहीं कुछ त्रुटि दिखाई देगी तो उसको दूर कर देंगे, लेकिन पिछला पेपर तो आप टेलीग्राम पर जो है उसको डिलीट, मतलब उसको मत कंसिडर कीजिएगा, आप इसी को आप रखिएगा। यदि आप वो अपने मोबाइल फ़ोन में उसको डाउनलोड कर चुके हैं तो उसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? एक व्यक्ति वस्तु खरीदते वक्त तौल में बेईमानी करता है 10% और वस्तु बेचते वक्त तौल में बेईमानी करता है 10%। कुल मिला के इसका प्रतिशत फ़ायदा कितना है यदि जिस रेट से खरीदता है उसी रेट से बेच देता है? तो आप इसको ऐसे देखिए, ये है कस्टमर नंबर 1, ये है ग्रॉसर जो अनाज खरीदता है, और ये है कस्टमर नंबर 2। ये जो ग्रॉसर है कस्टमर नंबर 1 से अनाज खरीदता है और कस्टमर नंबर 2 को बेच देता है। ये व्यक्ति जब अपना अनाज लेकर के इसके पास पहुंचा, इसके सामने अपना अनाज का जो थैला है वो रखा, ठीक है, तो ये क्या किया, इसको 100 ग्राम का पेमेंट किया और तौल लिया कितना, 110 ग्राम। चूँकि लिखा हुआ है खरीदते वक्त तौल में 10% की बेईमानी किया, 100 ग्राम का पेमेंट कर दिया और तौल के रख लिया कितना, 110 ग्राम। ठीक है, अब जब ये कस्टमर इसके पास आया कि मुझे 100 ग्राम सामान खरीदने हैं, या है इसके पास 100 ग्राम सामान चाहिए, तो क्या क्या ये 10% कम तौल के दिया। बेचते वक्त 10% की बेईमानी का मतलब क्या है, बेचते वक्त तौल में 10% की बेईमानी का मतलब 10% कम तौलना। खरीदते वक्त तौल में 10% की बेईमानी का मतलब क्या है, जितना तौलना चाहिए था उससे ज़्यादा 10% तौल लेना। या 100 ग्राम सामान खरीदने, तो ये स्टॉक से 90 ग्राम निकाला और इसको समझाया यही 100 ग्राम है, ले जाओ। खरीदते वक्त वो अपनी पूंजी को 10:11 की रेशो में बढ़ाया। खरीदते वक्त अपनी पूंजी को वो 10:11 के रेशो में बढ़ाया। बेचते वक्त अपनी पूंजी को 9:10 के रेशो में बढ़ाया। वो 0 कैंसिल किए। इन दोनों बातों को मर्ज कर दें मैथमेटिकल वे में, तो 10 × 9 90, 11 × 9 99, इसको इससे गुना किए, और 11 × 10 110, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखे, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखे,
और इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखे। ये डिटेल समझा रहे हैं आपको, फिर जल्दी कैसे बनाना है वो भी बता देंगे, लेकिन ये डिटेल समझना बहुत जरूरी है ताकि प्रश्न में जो फेरबदल होगा उसको आप संभाल पाएँ। अब पूरे मामले को यदि एक लाइन में समझाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये ग्रोसर कर क्या रहा है, 90 ग्राम का पेमेंट करता है इस कस्टमर को, तौल लेता है 99 ग्राम और इस 99 ग्राम को 110 ग्राम कह के बेच देता है। पूरा मामला यही है। इस बात को आप ऐसे कहें कि ये 90 ग्राम का पेमेंट किया ग्रोसर, 99 ग्राम तौल लिया और 99 ग्राम को 110 ग्राम कह करके बेच दिया। मान लीजिए 1 रुपया पर ग्राम ये खरीदा, मान लीजिए, तो 1 रुपया पर ग्राम बेचा भी, 1 रुपया पर ग्राम खरीदा तो यहाँ पर 90 रुपीज इन्वेस्ट किया और 1 रुपया पर ग्राम यदि बेचा तो इससे 110 ग्राम का चार्ज लिया। कुल मिला के प्रतिशत फायदा कितना हो गया, तो देखिए आप 90 लगाया और 110 पाया, जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेचा, तो यहाँ 1 से गुना किए तो इधर भी 1 से गुना किए। लिखा होता जिस रेट से खरीदा उसके 2 गुने रेट से बेचा, तो यहाँ 1 से गुना करते और यहाँ 2 से गुना करते। यदि लिखा होता जिस रेट से खरीदा उसके 3 गुने रेट से बेचा, तो यहाँ 1 से गुना करते, यहाँ 3 से गुना करते। लिखा होता जिस रेट से खरीदा उसके 20% ज़्यादा रेट से बेचा, तो यहाँ 1 से गुना करते, यहाँ 1.2 से गुना करते। फिलहाल लिखा हुआ है जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेचा, तो 1 से यहाँ भी गुना किए, 1 से यहाँ भी गुना किए। 90 रुपया लगाया, 120 रुपया पाया, 20 रुपये का फ़ायदा है 90 रुपये की पूंजी में। प्रतिशत फ़ायदा हमें बताना है 200/9, 9 × 218, 2 9 × 218 एंड 2/9, इतने प्रतिशत का फ़ायदा है। देखिए आप फिर से सुने, पहले क्या क्या हुआ, इसको 100 ग्राम का पेमेंट किया और तौल लिया 110 ग्राम। ये कस्टमर आया कि मुझे 100 ग्राम सामान चाहिए, तो इसको 90 ग्राम निकाला और बताया यही 100 ग्राम में ले जाओ। फिर हम क्या किए, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट किए, तो हम ये कह सकते हैं ऐसे कि पहले प्रयास में अपने कैपिटल को 10:11 के रेशियो में बढ़ाया, ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दिए और ये 9 क्यों रह गया यहाँ पर, ये 0 के बदले में एक 0 इधर से कैंसिल किए। दूसरे प्रयास में अपने कैपिटल को 9:10 के रेशियो में बढ़ाया। इन दोनों संयुक्त प्रयास में वो अपने कैपिटल को 9:11 के रेशियो में बढ़ा लिया। 90 और 110 का रेशियो क्या, दोनों प्रयास में अपने कैपिटल को 9:11 के रेशियो में बढ़ाया है। दोनों कंबाइंड प्रयास में ये 90 को 110 कर लिया। जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेचा, तो 90 ग्राम का पेमेंट किया है इसको, तो 90 रुपीज़ लिया। ये दोनों मिला दें तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 90 ग्राम का पेमेंट किया, 99 ग्राम तौल लिया 10% ज़्यादा, और ये जब आया 110 ग्राम खरीदने तो इसको 110 का 10% होता है 11 ग्राम कम तौल के दिया। 110 का 10% कितना होगा 11, तो 11 ग्राम कम तौल के दिया। 90 ग्राम का पेमेंट किया, 99 ग्राम रख लिया और इसको 110 ग्राम कह के उसी 99 ग्राम को बेच दिया। अब 1 रुपया पर ग्राम पेमेंट किया है तो 90 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया और इससे चार्ज कितना करेगा 110 रुपीज़। 90 लगाया 20 पाया प्रॉफिट के रूप में, 110 पाया तो 20 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रतिशत फायदा कितना है तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब रही बात जल्दी बनाने की, तो क्या करेंगे, 10 + 10 जोड़ दिए, 10% खरीदते वक्त बेईमानी, 10% बेचते वक्त बेईमानी। उसके बाद 100 माइनस बेचते वक्त जो बेईमानी किया वो कितना 10% का मल्टीप्लाई बाय 100। ये कौन सा 10 है, बेचते वक्त जो बेईमानी किया वो, तो सीधा आप लिख सकते हैं 20/90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 200/9, 9 × 218 एंड 2/9%। तो जो जरूरी रफर के वो ऐसा हो गया, सीधा यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे, इतना सही रफर करेंगे। लेकिन ये डिटेल्स जानना जरूरी है, क्यों, अब मान लीजिए जिस रेट से खरीदा उसी रेट से ना बेच करके अलग रेट से बेचा होता, फिर आपको इसी सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यदि फॉर्मेट एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब आप मुझे बना के दिखाएं, यहाँ पर 2 प्रश्न दे रहे हैं,
परचेज करते वक्त बेईमानी और सेल करते वक्त बेईमानी, ठीक है। खरीदते वक्त 10% की बेईमानी तौल में कर रहा है, बेचते वक्त 20% की बेईमानी तौल में कर रहा है। खरीदते वक्त 20% की बेईमानी तौल में कर रहा है और बेचते वक्त 10% की बेईमानी तौल में कर रहा है। खरीदते और बेचते वक्त दोनों वक्त तौल में 20% की बेईमानी कर रहा है, और इन तीनों मामलों में परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट सेम है। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। फायदा ही हुआ, नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि 2 बार बेईमानी कर रहा है तो दोनों बार बेईमानी के बाद भी नुकसान कैसे हो। तो जल्दी से ये 3 प्रश्न बनाएं, फटाफट पूरा कीजिए। क्वेश्चन 3 पर सामने सट रहे हैं, ये छोटा छोटा 3 प्रश्न दे रहे हैं बोर्ड पर। पहला प्रश्न क्या है, खरीदते वक्त तौल में 10% की बेईमानी करता है और बेचते वक्त तौल में 20% की बेईमानी करता है। परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट सेम है, तो प्रतिशत फायदा कितना। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिए, खरीदते वक्त तौल में 20% की बेईमानी कर रहा है और बेचते वक्त तौल में 10% की बेईमानी कर रहा है। परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट सेम है, तो प्रतिशत फायदा कितना। तीसरा प्रश्न क्या है, खरीदते वक्त तौल में 20% की बेईमानी कर रहा है, बेचते वक्त तौल में 20% की बेईमानी कर रहा है। परचेजिंग रेट सेलिंग रेट सेम है, तो प्रतिशत फायदा कितना है। जल्दी करें, वाले तरीके से बनाना है। समझ दो, संक्षेप वाले तरीके से बनाना है, मतलब वो जो बाद वाला मेथड बताया गया जो शॉर्टकट है उससे बनाना है। डिटेल वाला जो मेथड है ना, इससे बाद में इन 3 प्रश्नों को बनाइएगा डिटेल मेथड से। अब भी कैसे बनाना है, वो जो संक्षेप में कैसे बनाना है वो सिखाया है, उसका यूज करें। जल्दी कीजिए।
क्या पूरा कर लिए? देखिए आप पहले वाले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, यहां लिखते हैं। पहले वाले प्रश्न में क्या था? खरीदते वक्त 10% की बेईमानी तौल में और बेचते वक्त 20% की बेईमानी तौल में। परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट सेम है, तो प्रतिशत फायदा कितना? तो लाइन के ऊपर लिखेंगे 10 और 20, तो 30 हो गया। और लाइन के नीचे क्या लिखेंगे? 100 माइनस बेचते वक्त जो तौल में बेईमानी है वो 20। 100 माइनस 20 कितना होगा? 80। 30 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। और थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि 3/8 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 37.5 आता है। तो पहले वाले प्रश्न का जवाब होगा इतना, उसको फायदा हुआ 37.5% का। अब आ जाइए दूसरे वाले प्रश्न में, इसको हटा देते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में खरीदते वक्त तौल में 20% की बेईमानी, बेचते वक्त तौल में 10% की बेईमानी। परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट सेम है, प्रतिशत फायदा कितना? तो लाइन के ऊपर तो इसमें भी 30 रहेगा, 10 और 20, लेकिन लाइन के नीचे क्या आएगा? 100 माइनस ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100। लाइन के नीचे क्या रखना है? बेचते वक्त जो बेईमानी क्या है वो माइनस करना है 100 में से। तो ये हो गया कितना? 300 1/3 है ना। 30/90 1/3। 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 33 एंड 1/3% आएगा, जिसे 33.33% अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या होगा? 33 एंड 1/3%। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न का जो जवाब है आपका सही है, क्योंकि उसमें दोनों ही फिगर सेम है, इसलिए आप इसका जवाब सही सही दे पाए। लेकिन पहला और दूसरा जो प्रश्न आपके सामने लिखे वो यही चीज़ समझाने के लिए कि लाइन के नीचे क्या रखना है? 100 माइनस बेचते वक्त जो तौल में बेईमानी हुई वो। तो तीसरे प्रश्न का जवाब तो हो गया 20 + 20 40 और 100 माइनस 20 80। 1/2 हो गया। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50% आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब चलिए तीसरे, ये जो पहला वाला प्रश्न है इसको इस डिटेल से बनाते हैं, क्योंकि जवाब गलत आया है ना। पहले या दूसरे का जवाब गलत ही है ना बच्चों का, कि सही जवाब है? विदुषी जी का जवाब सही है, पहले या दूसरे का, तीसरे का भी ठीक है। विदुषी जी का तीनों प्रश्न का जवाब सही था। अब पहले वाले प्रश्न का थोड़ा डिटेल्स देखिए आप। कस्टमर नंबर 1 ग्रॉसर और कस्टमर नंबर 2 खरीदते वक्त तौल में 10% की बेईमानी किया, मतलब 100 ग्राम का पेमेंट करके 110 ग्राम तौल लिया, और बेचते वक्त तौल में 20% की बेईमानी किया। यह कस्टमर आया कि मुझे 100 ग्राम सामान चाहिए, इसको 80 ग्राम सामान दिया, बोला यही 100 ग्राम है, ले जाओ। खरीदते वक्त अपने कैपिटल को 10:11 के रेशियो में बढ़ाया, बेचते वक्त अपने कैपिटल को 8:10 के रेशियो में बढ़ाया, जिसे आप 4:5 भी कह सकते हैं। इन दोनों संयुक्त प्रयास में अपने कैपिटल को किस रेशियो में बढ़ाया? तो 10 × 8 80, 11 × 8 88, और 11 × 8 और 11 × 10 110। इन दोनों प्रयास में वो अपने कैपिटल को 8:11 के रेशियो में बढ़ाया। 80 ग्राम का पेमेंट किया, तौल के रख लिया 88 ग्राम, 10% ज़्यादा। और जब ये आया 110 ग्राम खरीदने के लिए तो 110 का 20%, 22 ग्राम कम तौल के दे दिया। ये 110 ग्राम खरीदने आया तो 110 का 20% कितना हो गया? 22 ग्राम। 22 ग्राम कम तौल के दे दिया, 88 ग्राम दिया। मतलब 80 ग्राम का पेमेंट किया, 88 ग्राम तौल लिया, और इस 88 ग्राम को 110 ग्राम करके बेच दिया। प्रश्न में हम आपको बताया कि जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेचा। तो मान लीजिए कि 1 रुपया पर ग्राम खरीदा तो 80 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, और 1 रुपया पर ग्राम बेचा भी तो 110 रुपीज़ बेचने के बाद उसको मिला। अब बात आई प्रतिशत फायदे की। 80 लगाया, 110 पाया, 20 का फायदा है। कितने में? 80 में। 100 में ये फायदा कितना? 20 नहीं, 30 का। 110 और 80 का डिफरेंस 30 होगा ना।
30 का फ़ायदा है 80 में, तो 100 में कितना? सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए 3/8 आया, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 3/8 का मतलब 37.5%। लास्ट वाला कैलकुलेशन ऐसा आया, तो आपको ये समझना है कि ये 100-10 है या 100-20 है लाइन के नीचे, 100-20 है ना। देखिए आप यही चीज़ तो आया लास्ट वाले स्टेप में। तो पिछले प्रश्न में जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 था, उसमें आप कोई भी 10 रख दीजिए यहाँ पर तो चल जाएगा, लेकिन हम ये आपको समझाना चाहते हैं किसी भी 10 से काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या होना चाहिए? तो बेचते वक्त जो तौल में बेईमानी है वो माइनस होगा। बेचते वक्त तौल में 20% की बेईमानी है तो 100-20 की है। समझ रहे हैं? मामला क्लियर है? ये डिटेल्स आप देख रहे हैं। पहले प्रयास में कैपिटल को 10:11 के रेशियो में बढ़ाया, दूसरे प्रयास में कैपिटल को 4:5 के रेशियो में बढ़ाया, कंबाइन प्रयास में, कंबाइन मतलब दोनों मिला जुला करके अपने कैपिटल को 8:11 के रेशियो में बढ़ाया। ये बात क्यों बोल रहे हैं हम आपसे? कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो पहले लाइन में लिखा हुआ मिला कि पहले प्रयास में अपने कैपिटल को खरीदते वक्त अपने कैपिटल को 10:11 के रेशियो में बढ़ा लिया, बेचते वक्त अपने दूसरे वाले प्रयास में अपने कैपिटल को 4:5 के रेशियो में बढ़ाया, इन दोनों कंबाइंड प्रयास में अपने कैपिटल को वो 8:11 के रेशियो में बढ़ाया। ठीक है, कुल मिला के उसको प्रतिशत फायदा हुआ 37.5% का। और पूछा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है, और एक लाइन ऐसा जो गलत था तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये था पूरा मामला। 25 नंबर जो प्रश्न था वो बहुत आसान था। अब कैसे पता चलेगा कि हमें ये तौल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है या नहीं करना है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो तौल में बेईमानी कर रहा है, तो अपनी तरफ से हम उसे कंसिडर नहीं कर लेंगे कि तौल में बेईमानी हो रही है। लेकिन 26 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फॉल्स बैलेंस का इस्तेमाल करके वो ये बेईमानी कर रहा है। तो हमें क्या करना है? जहाँ फॉल्स बैलेंस की बात आ गई तो वहाँ तौल में बेईमानी की बात आ गई तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, और आप समझ रहे होंगे कि ये 3 एग्जाम्पल्स क्यों आपके सामने रखे, ताकि फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 27-28 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 27 नंबर स्क्रीन पर लगा रहे हैं, 27 में आ जाइए। और ये भी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 26 में जो बातें समझाई गई वो समझ में आ गई या नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 में ये जो छोटा छोटा 3 प्रश्न समझाया गया, क्या ये मामला क्लियर हो गया, हाँ या ना, ये भी बताइए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत आसान प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट की जो मार्किंग करता है वो 20% बढ़ा के करता है और फिर कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता है। प्रश्न है प्रतिशत फ़ायदा कितना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आप ऐसे सोच लीजिए कि वो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए वो 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया, तो मार्किंग कितना रखता है, मार्क प्राइस कितना रखता है। 100 में 100 का 20% ऐड कर दे तो 120, मार्क प्राइस लिख दिया 120। कस्टमर आया, उसको 10% का डिस्काउंट दिया। ध्यान रहे डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। 120 का 10% कितना, 120 का 10% हो गया 12, 120 का 10% हो गया 12, 12 रुपये की छूट दिया। कस्टमर पूछा कितना पे करना होगा, कस्टमर को बताया कि 108 रुपीज़ पे करना होगा। 120 में से 12 माइनस कर दिए। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है यहाँ पर कि उसका कुल मिला के प्रतिशत फ़ायदा कितना हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, 100 में सामान खरीद के लाया और बेचा 108 में, तो 8% का प्रॉफिट हो गया। 100 की चीज़ को 108 में बेच रहे हैं तो 8% का प्रॉफिट है। तो यही आंसर हो गया, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो काम बहुत आसान है, आपको जल्दी से ऐसे सोचना है। 100 120 मार्क प्राइस हो गया, 10% का छूट तो 12 घटा देंगे तो 108 हो गया। 100 लगाया और 108 पाया तो 8% का मुनाफा हो गया। तो आपका जो रफ वर्क होगा बस इतना सही रफ वर्क दिखाई देगा। आसान था, 27 था। 28 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, 28 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति वस्तु की जो मार्किंग करता है वो कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा। इसका क्या मतलब, यदि वो 100 रुपीज़ में कोई सामान खरीद के लाया तो उसका मार्क प्राइस रखता है कितना, 130, है ना, 100 से 30% ज़्यादा। और फिर वो कस्टमर को डिस्काउंट दिया 30% का। डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। 130 का 30% कितना होगा, 130 का 10% होगा 13, 30% होगा 13 का 3 टाइम्स 39। तो इसमें से 39 माइनस कर लें, इसमें से 39 माइनस करेंगे तो ये 91 हो गया। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो ऐसा है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो ऐसा है। और जो 39 था वो क्या है, डिस्काउंट वाली रकम है ना। आप उसको यदि शामिल करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि जो डिस्काउंट दिया वो कुल मिला करके 39 रुपीज़ का दिया। इन चारों का रेशियो मिल गया। किसी भी चार चीज़ का रेशियो आपको पता है, उनमें से कोई एक पता है तो बाकी का 3 बता सकते हैं। जैसे इसमें आपको ये पता है कितना, 2730 है, ये दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस है इतना, तो बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना। चार चीज़ों का रेशियो पता है आपको, कोई एक पता है तो बाकी का 3 बता सकते हैं। अब ये देखिए कि यह जो फिगर है वो इसका कितना गुना है,
2730 91 का कितना गुना है? तो 91 का 91 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 273। तो आप कह सकते हैं 91 का ये 30 टाइम्स है 2730। और जब इसका ये 30 टाइम्स है तो कॉस्ट प्राइस ही तो बताना है, तो इसका 30 टाइम्स कर दीजिए। तो यही है कॉस्ट प्राइस 3000, यही आंसर है। पूछा जाता मार्क प्राइस कितना है, तो इसका 30 टाइम्स कर देते। मार्क प्राइस है इतना। पूछा जाता डिस्काउंट वाली रकम कितनी है, तो इसका 30 टाइम्स कर देते। ये डिस्काउंट वाली रकम इतनी है, इसका 30 टाइम्स कर दिए, 30 गुना। जब इसका 30 गुना ये है तो कॉस्ट प्राइस सही है, तो इसका 30 गुना कर दिया, आंसर मिल गया। ये था 28। ऐसे भी देखिए आप पहले वाले लाइन से आपको ये पता चल गया कि 100 की चीज़ को बेच रहा है कितने में, 91 में, 9% लॉस पर बेच रहा है। और ये सेलिंग प्राइस है और 9% लॉस पर बेच रहा है, मतलब यह सेलिंग प्राइस, यह जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का 91% है, 9% लॉस पर बेच रहा है। तो जो गिवन सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 91% है। कॉस्ट प्राइस का 91% इतना, जैसे ही 91 से डिवाइड किया तो ये कॉस्ट प्राइस का 1% है। ध्यान रहे, यदि आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस का 1% बता दिए कितना होगा, तो ये रहा कॉस्ट प्राइस का 1%। पूरा कॉस्ट प्राइस चाहिए, पूरा का मतलब 100% चाहिए, तो 100 से गुना कर दीजिए, यही आंसर है। तो प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया, ये लाइन आप इतनी सी बात सोचे तो आपको पता चलेगा 9% लॉस में बेच रहा है, या सेलिंग प्राइस इतने में बेचने पर 9% का लॉस है, तो यह फिगर कॉस्ट प्राइस का 91% है, 100% कितना। तो ये जो लाइन है वो मेंटली सोच लिए और फिर उसके बाद ये इतना सा रफर किए तो आंसर तक पहुंच गए। ये डिटेल्स क्यों समझाया इतना, कि तरह तरह का प्रश्न हो सकता है, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, जो भी होगा उसको बना सकते हैं। ऐसे पूछा गया इन चारों का रेशियो बता दीजिए, तो वो भी बता सकते हैं आप। अगले प्रश्न में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 29 में 29 नंबर प्रश्न बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 20% और डिस्काउंट दिया गया है 25%। बताना क्या है, मार्क प्राइस कितना है। कि एक दुकानदार 300 में कोई सामान खरीद के लाया, उसका इरादा है 20% का प्रॉफिट हो जाए कस्टमर को 25% डिस्काउंट देने के बाद। तो बताना है मार्किंग क्या करे, मतलब उस प्रोडक्ट पर मार्क प्राइस कितना लिखे। क्या मामला है, कॉस्ट प्राइस है 300, दुकानदार का इरादा है कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, वो भी कब, 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी। तो ऐसा प्रश्न बहुत आसान होता है, आएंगे उस बात पर कैसे आसानी से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेथड सीख लीजिए। अभी तक जो आपको समझाया गया उससे इसको कैसे बना सकते हैं, फिर इसको तेज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी बात करेंगे। फिलहाल आइए कि अभी तक जो आपको समझाया गया उससे ये कैसे बन सकता था। देखिए आप, कॉस्ट प्राइस है 300, इरादा है उसको बेचने का कितने में, 20% प्रॉफिट में। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का 120%। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस। क्या ये सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को कितना, 25%। जब कोई दुकानदार कस्टमर को 25% का डिस्काउंट देगा तो वस्तु को बेच कितने में रहा है, वो मार्क प्राइस के 75% में बेचेगा। आपको याद होगा पिछली क्लास में बताया गया है, 25% का डिस्काउंट का मतलब दुकानदार वस्तु को मार्क प्राइस के 75% में बेचेगा। यह है सेलिंग प्राइस। और बेचेगा कितने में, मार्क प्राइस के 75% में। मतलब सेलिंग प्राइस जान गए तो आप मार्क प्राइस का 75% जान चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये आप कह सकते हैं ये सेलिंग प्राइस है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये मार्क प्राइस का 75% है, चूंकि बेचता तो इतने में ही है। 25% का डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस के 75% में बेचना। तो ये जो सर्किल के रूप में आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये मार्क प्राइस का 75% है। आप जानना क्या चाहते हैं, पूरा मार्क प्राइस। तो चलिए 75 से डिवाइड किए, अब ये मार्क प्राइस का 1% है। अब जो बोर्ड पर देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मार्क प्राइस का 1% है। और हमें क्या चाहिए, पूरा मार्क प्राइस 100%। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 75 मल्टीप्लाई बाय 4 300, 4 मल्टीप्लाई बाय 120, तो जवाब है 480। और यही आंसर है 480, यही आंसर है। समझ रहे हैं कैसे आना है, फिर से देख लिए, फिर और इजीली कैसे बनाना है वो दिखाते हैं। कॉस्ट प्राइस है 300, 20% के फायदे पर बेच रहा है, मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। 25% का डिस्काउंट दे रहा है, हमें पता है 25% के डिस्काउंट का मतलब है जो भी मार्क प्राइस है उसके 75% में बेचना, और इतने में बेच रहा है मतलब ये मार्क प्राइस का 75% है। अब ये मार्क प्राइस का 1% हमें दिख गया, पूरा मार्क प्राइस चाहिए, 100 से गुना किए, सॉल्व किए तो 480 आ गया। बात के केस में क्या है कि आप ये 100 और ये 100 लिखे ही मत, 300 गुना 120/75 कर दें। अब इसको तेज बनाने के लिए आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इतनी बात तो आप समझ गए। देखिए आप, 20% का प्रॉफिट है और 25% का डिस्काउंट देने के बाद आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस का 120%, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बराबर होगा मार्क प्राइस का 25% डिस्काउंट का मतलब क्या है, मार्क प्राइस का 75% में बेचा जाना। कॉस्ट प्राइस का 120% क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का 120% क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 25% का डिस्काउंट है मतलब मार्क प्राइस के 75% बेचेगा। मार्क प्राइस का 75% क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, मतलब बराबर का साइन रख सकते हैं। अब ये परसेंट मत रखिए यहाँ, क्योंकि दोनों साइड परसेंट है तो कैंसिल ही कर देते हैं। और ये चीज़ आपको पता है 300 प्रश्न में दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। तो ये जो 75 इधर देख रहे हैं वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसको यहां से हटा दें तो मार्क प्राइस पावर कितना, तो जवाब है इतना। सॉल्व कर लीजिए 480 आ जाएगा।
क्या कहना चाहते हैं? ऐसे मामले में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वाला फिगर बराबर होता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज वाला फिगर। चार चीज़ है इसके अंदर, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट वाला फिगर, परसेंटेज डिस्काउंट वाला फिगर और मार्क प्राइस। चार में से तीन चीज़ पता है, तो जो चौथा मिसिंग है वो बता देंगे। इसी का यूज किए, यही है काम का लाइन, और आगे से सीधा इसी का ख्याल रखें। मतलब इस प्रश्न में आपको ये पता चल गया कि 300 मल्टीप्लाई बाय 120 बराबर है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 75। 100 माइनस लॉस परसेंटेज हुआ, तो यहीं पर ऐसे लिख देंगे 75 इंटू 4 300। तो मार्क प्राइस कितना? तो 120 गुना 4 480। इतना सही रफर काफ़ी होगा प्रश्न के जवाब के लिए, लेकिन शुरू का जो रफर है थोड़ा ज़्यादा होता है। एक बार समझ गए तो आप इसको कस्टमाइज करके सीधा ऐसे लिख सकते हैं। और ये इतना ही लिखिए आप, उसके बाद कैंसिल कर लीजिए। आपको मार्क प्राइस चाहिए ना, तो 75 से डिवाइड कर रहे हैं आप इधर। जरूरी नहीं है ना कि इसको 75 को उठा के हम नीचे लिखे ही तभी डिवाइड कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। यही 75 से 4 कैंसिल किए, 4 इंटू 120 इतना हो। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 में। और 29 जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ख्याल रखिएगा, इसका आगे भी इस्तेमाल करेंगे। आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न पर आधारित डीआई का प्रश्न भी आपको मिल सकता है, और आगे प्रॉफिट लॉस पूरा करने के बाद कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है प्रॉफिट लॉस का, वो भी हम आपको भेजेंगे टेलीग्राम पर, है ना। आप लोग का मैसेज भी पढ़ रहे हैं कि वर्ड पावर में जो समस्या है उससे कैसे निपटे। लेकिन देखिए, आप वर्ड पावर अचानक एक दिन में नहीं हो सकता है। वर्ड पावर ठीक करने के लिए आपको तरह तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी होती है। एक तो न्यूज़पेपर आप पढ़ें और जो भी वर्ड्स नहीं जानते हैं उसको अंडरलाइन करें, उसका मीनिंग ढूंढें, नोटबुक में नोट डाउन करें और टाइम टू टाइम उसको पढ़ें। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि न्यूज़पेपर में भी जो वर्ड्स आता है वो कुछ ही खास शब्द होता है जो बार बार न्यूज़पेपर में दोहराया जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन में जब आपको वर्ड्स मिलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे देख करके, उसमें से कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसको न्यूज़पेपर में आप कभी पढ़े ही नहीं थे। अब ये समस्या दूर तभी हो सकती है जब आप डिक्शनरी ही पूरा देखने का सोचें। तो मेरी सलाह वही है कि न्यूज़पेपर से जो वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करके वो कवर करते जाएं। साथ ही साथ डिक्शनरी को एक किताब की तरह पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ने की आदत डालें। पहले ए वाले वर्ड्स पर आ जाएं, फिर बी वाले वर्ड्स पर आ जाएं, सी वाले वर्ड्स पर आ जाएं। और आप लोगों का मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो यदि आप उसको देखेंगे तो आराम से आप उसके मीनिंग को अपने दिमाग में रख पाएंगे। ठीक है, ये जो डिक्शनरी वाला आइडिया है, यदि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देखेंगे, एक बार आप इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए, एक बार भी डिक्शनरी आप पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ गए, उसके बाद जो एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आपको दिखेगा कि कोई भी जो वर्ड आया वो ऐसा वर्ड था जिसको आप डिक्शनरी में देख चुके थे। लेकिन केवल न्यूज़पेपर वाला प्लानिंग लेके चलने से क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे कई वर्ड्स मिल जाएंगे जिसको कि आप न्यूज़पेपर में कभी देखे ही नहीं थे, मिला ही नहीं था कभी। लेकिन जो डिक्शनरी वाला आइडिया है उसमें कोई भी वर्ड छूटता नहीं है। तो जब एग्ज़ाम दे के आएंगे और आपको ये महसूस होगा कि नहीं, वर्ड सारा जो भी था वो डिक्शनरी में आप वो सारे वर्ड्स को आप जानते थे, देख चुके थे, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब डिक्शनरी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो कि पढ़ ही ना पाए, और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो कि कोई फ़ायदा भी ना मिले। तो बेहतर होगा कि ऐसी डिक्शनरी लें, बीच वाली डिक्शनरी, जो ना तो बहुत मोटी हो ना ही बहुत पतली हो, और उसको पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक सारे वर्ड्स को देखते जाए। जो वर्ड्स कठिन लगता है ना उसको आप उसमें चिन्हित कर लें, हार्ड कॉपी लें, मोबाइल फ़ोन के डिक्शनरी से काम नहीं चलेगा। हार्ड कॉपी लें और उसको चिन्हित करते जाएं। फिर दूसरे राउंड में जो चिन्हित वर्ड्स है, मतलब जिसको आप टिक किए हैं, जिस पर मार्किंग किए हैं कि जो कठिन कठिन शब्द हैं, उसको दोबारा देखें। ठीक है, तीसरे राउंड में पढ़ें तो उनमें से जो सबसे कठिन है उसको फिर से एक बार अलग से मार्किंग कर दें कि ये वर्ड्स पर और ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप देखेंगे कि कोई भी वर्ड्स आपसे छूटा नहीं। हाँ, इस बीच में सेट्स वगैरह इंग्लिश का बनाते रहें, इंग्लिश का सेट्स बनाना बंद ना करें, समझ रहे? तो अलग अलग योजना आपको चलानी पड़ेगी। नोवेल वगैरह भी पढ़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। यदि आप नोवेल नहीं पढ़ते हैं तब भी आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी। आप देखते होंगे दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनका वर्ड पावर बहुत अच्छा होता है।
वो नॉवेल्स वगैरह खूब पढ़ते हैं। तो आप भी अपनी आदत में इन चीज़ों को शुमार करें। ज़रूरी नहीं कि नॉवेल्स, कहानी की किताब पढ़ें, चंपक है, नंदन है, ठीक है, लेकिन वो डिक्शनरी वाली योजना तो चलानी ही पड़ेगी, बिना उसके कोई उपाय नहीं है। नॉर्मल लुइस की भी किताब आती है, लेकिन उससे आप अपने वर्ड्स पावर को 20% इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम 100% जो है वो दूर तभी होगा जब आप डिक्शनरी को किताब की तरह पढ़िएगा, और पढ़ के एक बार देखिए और एग्ज़ाम दीजिए, और फिर मुझे बताइएगा कि वो कारगर हुआ या नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बनाना है। %25 का प्रॉफिट चाहिए 50% के डिस्काउंट के बाद। 25% का प्रॉफिट चाहिए और 50% के डिस्काउंट के बाद। और इस बार हमें पता है कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है, मार्क प्राइस है 500। बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ध्यान दें, बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस 25% का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस के 125% में बेचेंगे, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 50% का डिस्काउंट है, मतलब जो भी मार्क प्राइस दिया हुआ है, ये मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस का 50% पे बेचेंगे। 50% डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस का 50% होगा। 50% डिस्काउंट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस का 50% होगा। 25% प्रॉफिट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का 125% होगा। परसेंट दोनों साइड आ रहा है तो इसलिए कैंसिल कर दिए, ये बराबर है। और हमें ये पता हुआ है इस प्रश्न में कि ये 500 है, कॉस्ट प्राइस से ही। तो 125 गुना 4 500 और 4 गुना 50 200, तो कॉस्ट प्राइस कितना, तो जवाब है 200। एक ही लाइन में ये काम खत्म हो जाएगा या नहीं। यदि ये चीज़ जो समझाया गया है वो ध्यान में रहो। कॉस्ट प्राइस का 125% ये सेलिंग प्राइस हो गया, और 500 का 50% ये भी सेलिंग प्राइस है, तो बराबर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ऐसे सॉल्व कर लिए। अब आप देखिए 500 मार्क प्राइस है, 50% का डिस्काउंट में बेचा गया, मतलब 500 के 50% बेचा गया। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 500 के 50% में बेचा गया और फ़ायदा हुआ है 25% का, तो क्या कहेंगे, यह सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 125% है। अब जो देख रहे हैं 125 से डिवाइड किए तो कॉस्ट प्राइस का 1% है। अब जो ये देख रहे हैं बोर्ड पर ना, ये कॉस्ट प्राइस का 1% है, पूरा कॉस्ट प्राइस चाहिए, 100 से गुना कर दीजिए। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। ये आंसर है। ज़्यादा आसान कौन सा है, ये वाला है। इसमें इतना सोचेंगे क्यों, फटाफट सीधा ये अपना देंगे। तो ऐसे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन आया कैसे ये समझ में आना चाहिए, लॉजिक है उसके पीछे। 25% प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का 125%। 50% डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस का 50%। दोनों सेलिंग प्राइस है तो यहाँ बराबर का चिन्ह रख सकते हैं। परसेंट दोनों साइड आ रहा है तो परसेंट को इग्नोर कर दिए, बस इसी को सॉल्व कर दिए। ये एक लाइन लिखेंगे, प्रश्न पढ़ के ये एक लाइन लिखना है और जवाब तक पहुँच जाना है। तो आज की क्लास को यही रोकेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 तक। वर्ड पावर के लिए हम आपको बताएं क्या करना है, पूरा डिक्शनरी देखने का सोचिए। मान लीजिए काम कठिन हो सकता है आपको ये आइडिया पसंद ना लाए, ठीक है, लेकिन आप ये ख्याल रखिए, आप चाहे जो भी आइडिया का इस्तेमाल करेंगे, चाहे जितना भी तरीका इस्तेमाल कर लें, लास्ट में आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो इंग्लिश के पेपर में ऐसे दिख जाएंगे जो कभी आप पढ़े नहीं। लेकिन डिक्शनरी वाला ये जो तरीका अपनाएंगे तो ये तय है कि एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप पहले पढ़े नहीं थे। और जब ऐसा होगा मतलब वर्ड पावर आपका इम्प्रूव हो गया है। कम से कम वर्ड्स ऐसा होना चाहिए ना जो आप पहले जीवन में एक बार तो कम से कम उसको देख चुके हो। ऐसा वर्ड यदि आ रहा है जिसको कभी आप देखे ही नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि जो अभियान है वो ठीक से नहीं चला। तो डिक्शनरी को पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ जाए। मेरी सलाह में तो 26 लेटर्स है ना, उन सभी 26 लेटर्स वाले पेज को अलग कर लें, 26 टुकड़ों में डिक्शनरी को बांट दें और एक एक टुकड़ा पढ़ते जाए, ठीक है। लक्ष्य रखें कि महीने में हमें 3 टुकड़ा खत्म कर देना है, या महीने में 2 टुकड़ा भी खत्म कर देना, तो 12 महीने में 24 टुकड़ा खत्म हो जाएगा। 26 लेटर में से 24 लेटर पर तो कमांड हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन लक्ष्य नहीं है, और छोटे से ड्यूरेशन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लंबी योजना बनानी होती है और निरंतर उस पर काम करना होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी वाली इस योजना पर काम करके देखें आप,
तो यकीनन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कई लोग बैंक में पीओ हैं, उनको भी यही सलाह दी गई थी और वो इसी योजना पर काम किए। और बिना वर्ड पावर इम्प्रूव के केवल ग्रामर के आधार पर आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकते। सब कुछ चाहिए, ग्रामर के रूल्स के बारे में भी जानकारी हो, वर्ड पावर भी बहुत अच्छा हो, प्रैक्टिस सेट्स भी काफ़ी लगा चुके हो, नोवेल वगैरह पढ़ने का भी फ़ायदा मिलता है। नहीं पढ़ें तो ज़रूर पढ़िए, कहानी की किताबों को पढ़ें तो काफ़ी आपका वर्ड्स पावर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तरह तरह से आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन एक योजना जो डिक्शनरी वाली है उसको चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कंटिन्यू आप लगे रहे। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।